एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Fine? That's very good. बच्चों पढ़ रहे हैं आप लोग? ठीक है, अपनी लाइफ में टाइम टेबल सेट करके रखें और हर काम में जिस काम को आपने प्रेफर करना है वो है आपकी 5 वक्त की नमाज। आपने टाइमली अपनी नमाज ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। और जब आप टाइम के हिसाब से अपनी नमाज़ें पढ़ते हो तो आपकी लाइफ में ख़ुद ब खुद एक वक्त की पाबंदी आ जाती है और उसी से आपको ये भी प्लान करना आ जाता है कि अब मैंने ये पढ़ना है, स्कूल का ये सब्जेक्ट पढ़ना है, अब मैं असर की नमाज़ पढ़ूँगी, अब मैं असर के बाद ये फ़िज़िक्स पढ़ लूँगी या फिर पढ़ लूँगा, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आपने किस तरह से प्लान करना है, ठीक है बच्चों। अच्छी लाइफ गुजारें, अच्छा टाइम गुजारें एक पॉजिटिव माइंड के साथ। हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं बच्चों, दैट इज़ सेल साइकिल, और 2 टॉपिक इसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट वन सेल साइकिल और दूसरा माइटोसिस का, ठीक है। तो हमने कहा था कि सेल साइकिल जिसमें सेल पहले इंटरफेस में जाता है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करता है, G1, S और G2 फेस में टाइम गुजार के सारी अपने कंपल्सरी जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको कंप्लीट कर लेता है और फिर उसके बाद माइटोसिस में आ जाता है। येस, वी नो अबाउट माइटोसिस। माइटोसिस इज़ द टाइप ऑफ सेल डिवीज़न। ये बात याद रखिएगा कि हमारे इस चैप्टर में सेल साइकिल में हमने 2 तरह की सेल डिविजन्स को स्टडी करना है। एक हम कर चुके हैं माइटोसिस एंड द सेकेंड वन इज़ मियोसिस। माइटोसिस जिसको वॉल्टर फ्लेमिंग ने 1880s में डिस्क्राइब किया था, स्टडी करते हुए न्यूक्लियस के अंदर आने वाली चेंजेस को, और उसने कहा था कि एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है इनटू 2 डॉटर सेल्स ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है बेटे। एक सेल ने 2 में डिवाइड होना है और हमने ये भी देख लिया कि उसमें कैसे कौन से सेल्स में माइटोसिस होगी और कौन से सेल्स में बॉडी के मियोसिस होगी। हमने कहा था कि बॉडी के सेल्स सोमेटिक सेल्स जो बॉडी बनाते हैं वो हमेशा माइटोसिस के ज़रिए से ही रिप्रोड्यूस होते हैं, माइटोसिस के ज़रिए से नए सेल्स बनाते हैं, जबकि जर्म लाइन सेल्स आर दोज विच गिव राइज गैमेट्स, और ये जर्म लाइन सेल्स जब भी गैमेट्स प्रोड्यूस करने जा रहे होंगे दे विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। माइटोसिस की बात करेंगे तो माइटोसिस कंप्लीट इन 2 फेजेस, बेसिकली 2 मेजर फेजेस। देखिए बेटे, हर काम में फेजेस आ रही हैं, जैसे इंटरफेस में भी हमने फर्दर सब फेजेस थी, जैसे इंटरफेस में हमने कहा G1 फेज़ है, S फेज़ है, G2 फेज़ है एंड G0 फेज़ भी थी। इसी तरह माइटोसिस की भी 2 बड़ी फेजेस हैं, यस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस कितनी फेजेस में कंप्लीट होती है? 2 फेजेस में, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। देन हमें पता है कैरियोकाइनेसिस में सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा 2 में, और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा सेल का सारा। इसके बाद बेटे ये 2 मेजर फेजेस हैं, कैरियो एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियो कंप्लीट होता है, न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट होती है 4 फर्दर फेजेस में। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज प्रोफेज, ठीक है। सेकेंड वन इज मेटाफेज। प्रोफेज
को हम जल्दी से रिकॉल करते हैं। प्रोफेज, जिसमें क्रोमेटिन कंडेंस होता है क्रोमोसोम्स में और क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन काइनेटोकोर डेवलप हो जाती है। यही वो पॉइंट है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे। न्यूक्लियस के अंदर तो क्रोमोसोम्स कंडेंस होते जा रहे हैं और न्यूक्लियस के बाहर सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होके 2 डॉटर सेंट्रोसोम्स बनाते हैं और मूव कर जाते हैं ऑपोजिट साइड पे, ऑपोजिट पोल्स की तरफ, और कुछ ख़ास किस्म की स्ट्रक्चर्स बनाते हैं बाय यूजिंग ट्यूबुलिन प्रोटीन दैट वाज नेम्ड एज माइटोटिक स्पिंडल्स। ठीक है, वो जो धागे बनाते हैं स्पिंडल फाइबर्स, और कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स को नाम दिया था हमने माइटोटिक स्पिंडल्स का। एक तरफ सेल के अंदर भी न्यूक्लियस के अंदर भी चेंजेस आ रही हैं बच्चों प्रोफेज के अंदर, और दूसरी तरफ सेल के न्यूक्लियस के बाहर भी चेंजेस आ रही हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम्स, जबकि बाहर क्या है, स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा सेट बन गया है, दैट इज़ नेम्ड एज माइटोटिक स्पिंडल्स। उसके बाद जैसे ही सेल के क्रोमोसोम्स बहुत ज़्यादा कंडेंस हो गए हैं और स्पिंडल फाइबर्स बन चुके होंगे, ऑन दैट स्टेज सेल के न्यूक्लियस का जो कवर है, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस डिग्रेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त मेन रोल है स्पिंडल फाइबर्स का और क्रोमोसोम्स का। ठीक है, ये थी प्रोफेज। बाकी तो सारी चेंजेस प्लांट सेल में एज इट इज़ ही हो रही होती हैं, सिवाय 2 चेंजेस के कि जी वहाँ पर प्रोफेज के दौरान में न्यूक्लियस को सेंटर में मूव करना होता है। एज वी नो बच्चों, आपने पढ़ा था प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस साइड पे चला जाता है ड्यू टू अ लार्ज वैक्यूल। ठीक है, तो वहाँ पे न्यूक्लियस को पहले मूव करना होता है सेंटर में। उसके बाद न्यूक्लियस के साथ ही साथ में एक और पॉइंट ये भी कि उनके अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। उनके अंदर स्पिंडल फाइबर्स कैसे बनेंगे प्लांट सेल्स में? प्लांट सेल्स में न्यूक्लियर इन्वेलप ट्यूबुलिन प्रोटीन को जोड़ती चली जाएगी और स्पिंडल फाइबर्स बनाएगी। ठीक है, ये थी प्रोफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स लाइन अप हो जाते हैं। मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स लाइन अप हो जाते हैं। आप चाहे तो इन तमाम प्रोसेस को लिस्ट बना लें कि प्रोफेज में क्या हो रहा है। क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कंडेंस हुए, स्पिंडल फाइबर्स बने, ठीक है, और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप डिग्रेड हो गए। मेन काम ये है। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स इक्वेटर के ऊपर लाइन अप हो गए थे, एक लाइन में अरेंज हो गए थे एंड फॉर्म द मेटाफेज प्लेट। और इसी टाइम पर जब मेटाफेज प्लेट बन रही थी तो स्पिंडल फाइबर्स इतनी सफिशिएंट लेंथ तक ग्रो कर गए कि अब वो आके अटैच हो गए हैं हर एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के ऊपर मौजूद काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ। अब जब ये स्पिंडल फाइबर्स इतनी लेंथ में ग्रो कर चुके हैं, these spindle fibers are also named as kinetochore fibers। क्यों काइनेटोकोर फाइबर्स है? क्योंकि ये अटैच हो रहे हैं काइनेटोकोर के साथ। काइनेटोकोर जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर है एट सेंट्रोमियर, और उसी के साथ कुछ नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स भी बनेंगे जो उस वक्त काइनेटोकोर फाइबर्स का साथ देंगे। थर्ड वन है एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, यही स्पिंडल फाइबर्स काम करेंगे, दोनों साइडों से क्रोमोसोम्स को पुल करेंगे, खींचेंगे। इतना ज़्यादा पुल करेंगे बच्चों कि वो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स डुप्लीकेटेड फॉर्म में बने हुए थे, वो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। और जैसे ही सेपरेट होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो हाफ एक पोल की तरफ और हाफ दूसरे पोल की तरफ विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स जाना शुरू हो जाती हैं। क्या होता है उस वक्त जब सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलहदा होते हैं, तो अलहदा होने के साथ ही अब वो सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स हैं, और हाफ सेट क्रोमोसोम्स का एक साइड पे और हाफ एक साइड पे चला जाता है एनाफेज में। द लास्ट स्टेज टीलोफेज, जिसमें जैसे ही क्रोमोसोम्स पोल्स के ऊपर आते हैं, दो सेट एक तरफ और एक दूसरा सेट दूसरे पोल पे आता है, तो फ़ौरन से बेशतर न्यूक्लियर इनवेलप अपीयर हो जाता है टू कवर द क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसलिए टीलोफेज इज़ द रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। ये MCQs में भी पूछा गया है, टीलोफेज इज़ द रिवर्सल ऑफ डैश। ठीक है, तो याद रखिएगा टीलोफेज इज़ द रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्रोमेटिन कंडेंस हो रहे थे क्रोमोसोम में, न्यूक्लियर इनवेलप गायब हो रहा था, जबकि यहाँ पे टीलोफेज में न्यूक्लियर इनवेलप अपीयर हो जाएगा,
क्रोमोसोम्स जो होंगे दोबारा से क्रोमेटीन की फॉर्म में, लूज थ्रेड फॉर्म में आ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है एट द एंड ऑफ दिस टीलोफेज। 2 न्यूक्लियस सेल के अंदर बन चुके हैं, बट सेल अभी भी एक ही है। सेल कैसे 2 में डिवाइड होगा? बाय साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होगा तो न्यूक्लियस के बाहर जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं वो भी सारी ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट हो जाएंगी। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इनटू 2। और प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस डिफरेंटली होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल्स। तो एनिमल सेल्स में कैसे होती है बच्चों? क्लीवेज के ज़रिए से। क्लीवेज का प्रोसेस होता है। क्लीवेज क्या होती है? एक सेंटर में, सेल के सेंटर में, जहाँ पे मेटाफेज प्लेट भी बनी थी मेटाफेज के दौरान में, उसी पॉइंट पे सेल के अंदर की तरफ एक डिप्रेशन, एक गड़ा सा बनना शुरू होगा ऊपर से नीचे की तरफ। और ये जो क्लीवेज फरो होता है, फरो गड़े को कहते हैं, अंदर की तरफ प्रेस होता जाएगा और इसके साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स इसको सपोर्ट करेंगे इस प्रेशर को, और इस तरह से पिंच करते करते ये 2 सेल्स में एनिमल सेल को डिवाइड कर देते हैं। दिस इज नेम्ड एज साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल बाय क्लीवेज। और प्लांट सेल्स में कैसी होती है? प्लांट सेल्स में बच्चों फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन के ज़रिए से। प्लांट सेल्स बाय फ्रेगमोप्लास्ट। ये फ्रेगमोप्लास्ट क्या होते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट असल में गोल्जी वेजिकल्स, गोल्जी अपरेटस से लिए गए वेजिकल्स हैं, पैकेट्स हैं, थैलियाँ हैं, जो कि सेंटर से उसी जगह पे जहाँ पे सेल की मेटाफेज प्लेट बनी हुई थी, उसी जगह पे ये वेजिकल्स इकट्ठे होना, स्टोर करना शुरू कर दिए जाएंगे। और इसी वेजिकल्स के अंदर ही ख़ास मटेरियल होगा जो सेल वॉल भी बनाएगा। अब क्या होगा? ये वेजिकल सेंटर में फ्यूज़ होना शुरू हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ ग्रो करेंगे। तो उन्हीं वेजिकल्स को नाम दे दिया जाता है फ्रेगमोप्लास्ट का। ठीक है, जब ये बहुत ज़्यादा फ्यूज़ हो जाते हैं, दीज आर नेम्ड एज सेल प्लेट्स और फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक है बच्चों, और जब ये फ्रेगमोप्लास्ट आउटवर्ड ग्रो करते हैं तो प्लांट सेल को डिवाइड कर देते हैं इन इक्वली 2 सेल्स। ठीक है, और हर सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल भी मौजूद होती है। इस तरह से सेल्स 2 में डिवाइड हो जाते हैं। माइटोसिस बेसिकली हमने पढ़ लिया है कि एक पेरेंट सेल जो है, दिस इज द पेरेंट सेल, डिवाइड्स टू फॉर्म, दिस इज द पेरेंट सेल, ठीक है बेटे, और ये डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल्स बना देता है। और इसके अंदर इन 2 डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद उतनी ही होगी, सेम होगी, जितनी के पेरेंट सेल्स में पाई जाती है। तो आज हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ पे होती है और इसके क्या फ़ायदे लिविंग थिंग्स को हो सकते हैं माइटोसिस के। बेसिकली हमें ये तो पता चल चुका है कि माइटोसिस अकर्स इन सोमेटिक सेल्स, इन बॉडी सेल्स। यहाँ पर हम ये डिस्कस करते हैं कहाँ पे होती है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो पॉइंट डिस्कस हो रहा है दैट इज़ मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये पहला पॉइंट जो हमारी बुक में डिस्कस हो रहा है। ठीक है बेटे, फर्स्ट वन है जी। तो क्योंकि आपने पढ़ा है कि क्रोमोसोम्स, इसमें माइटोसिस में जितनी भी बार सेल्स डिवाइड होंगे, एट द एंड हर एक सेल के डिवाइड होने पे 2 सेल्स बनने हैं
और क्रोमोसोम्स की तादाद सेम रहनी है। यानी सेल्स जितनी बार भी माइटोसिस के ज़रिए से डिवाइड होंगे, उनकी एंड प्रोडक्ट में सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होगा। यहाँ पर क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर और कंपोजिशन बिल्कुल सिमिलर होगी, अलाइक होगी। द composition and number of chromosomes will alike, एक जैसी होगी। यानी कि स्ट्रक्चर में भी कोई चेंज नहीं होगा, कोई एक चेंज भी नहीं होगा। बच्चों याद रखिएगा कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं और जीन्स वो स्ट्रक्चर्स हैं, वो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल की और पूरी बॉडी के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जब सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगी, तो माइटोसिस के ज़रिए से पैदा होने वाले सेल्स 100% अपने पेरेंट्स जैसे होंगे। ठीक है, माइटोसिस जब भी होगी तो 100% बिल्कुल एक जैसे ही सेल्स प्रोड्यूस होंगे। तो कंपोजिशन एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल अलाइक, यानी कि क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर भी एक जैसी है, एक तो नंबर एक जैसे हैं। अगर एक सेल के अंदर 13 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं किसी इंडिविजुअल में, तो नेक्स्ट जब भी वो माइटोसिस करेगा तो उसमें 13 पेयर्स ही क्रोमोसोम्स के डेवलप होंगे बाय माइटोसिस। ठीक है, ये माइटोसिस का एक यूनिक कैरेक्टर है कि माइटोसिस के ज़रिए से पैदा होने वाले सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद एक जैसी होगी। ठीक है, और क्रोमोसोम्स कंपोजिशन भी एक जैसी ही रखेंगे, यानी स्ट्रक्चर में भी उनकी कोई चेंजेस नहीं आएंगी। तो सेकेंड वन जो सिग्निफिकेंस है दैट इज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहले हमने देखा कि माइटोसिस जहाँ कहीं पे भी होगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी अलाइक। नाउ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Growth and development. This is very interesting point. बच्चों आपने देखा है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि हम एक सीड जब मिट्टी के अंदर लगाते हैं तो एक छोटा सा बेबी प्लांट ग्रो करता है। जब उसको सॉइल के अंदर पानी मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलती हैं, तो वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों में ये शौक़ भी होगा कि वो प्लांटिंग करते होंगे। घरों में बच्चे अमूमन ये प्रैक्टिस करते हैं, सीड्स लगाते हैं और सीड्स से नया प्लांट जब ग्रो करता है, वैसे ही एक इंटरनल इंसान को रिलैक्सेशन फील होती है इस चीज़ में, उसकी जब आप लुक आफ्टर करते हो। ठीक है, तो प्लांट्स जब ग्रो कर रहे होते हैं तो बहुत छोटा सा बेबी प्लांट होता है। ठीक है, उसके बाद वो प्लांट, यही प्लांट, ये छोटा सा प्लांट है और उसके ऊपर ग्रीन लीफ स्टार्ट में ग्रो किए होंगे और सॉइल के अंदर ये रूट्स ग्रो की होंगी। आहिस्ता आहिस्ता यही प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। ठीक है, इसमें ब्रांचेस, नंबर ऑफ लीव्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे और सॉइल में भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला जाएगा कंटेनिंग रूट्स। उसके बाद बेटे यही प्लांट फर्दर एक ट्री भी बन सकता है, लाइक एक बहुत ही वुडी स्टेम है और उसके अंदर नंबर ऑफ ब्रांचेस ग्रो किए हुए हैं। दिस इज शोइंग द ग्रोथ। दिस इज शोइंग द ग्रोथ कि आपने एक बेबी प्लांट से बड़ा प्लांट और बड़े प्लांट को एक दरख्त बनते हुए देखा है। ऐसा किस तरह से मुमकिन है? ऑर्गेनिजम्स कैसे ग्रो करते हैं? बेसिकली तमाम ऑर्गेनिजम्स का स्टार्ट एक सेल से होता है, दैट इज जाइगोट। जाइगोट, ये जाइगोट बनता है दो सेल्स के कॉम्बिनेशन से, है ये एक ही सेल, खुद जाइगोट एक सेल है।
After the fertilization of egg and sperms, a cell is formed which is named as zygote. ये zygote जो है एक सेल है और जब ये माइटोसिस करता है, जितनी बार भी माइटोसिस करेगा इसके अंदर ऐसे सेल्स प्रोड्यूस होते जाएंगे जिनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद बिल्कुल उतनी ही होगी जितनी कि इस सेल ज़ाइगोट में है। खुद ज़ाइगोट बना है एग्स और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन से। हर ऑर्गेनिज्म का स्टार्ट इस सेल से होता है, ज़ाइगोट से, जिसको एक फर्टिलाइज्ड एग भी कहते हैं, ज़ाइगोट। और ये ज़ाइगोट एक सेल होता है। ये जब लेट्स सपोज हमारी बुक में ये साइकिल भी उन्होंने ड्रा किया हुआ है, एक सेल है ज़ाइगोट, एक सेल शो किया है और यही सेल जब डिवाइड होता है दो बार, एक फर्स्ट जो माइटोसिस होगी तो इसके अंदर दो सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब जब यही सेल थर्ड टाइम डिवाइड होगा तो 4 सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, जितने भी सेल्स यहाँ पे ये सारे माइटोसिस के ज़रिए से डिवाइड हो रहे हैं। और याद रखिएगा यहाँ पे जितनी बार भी माइटोसिस होगी, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम ऑनवर्ड, यहाँ पर ढेर सारे सेल्स बनने वाले हैं, राइट बेटे। और एक टाइम आएगा कि यहाँ पर सेल्स से कुछ ख़ास स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी और वो स्ट्रक्चर्स ऑर्गन्स बनाएंगी और फिर उससे एक बेबी की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी, एक बेबी की डेवलपमेंट हो जाएगी। दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ाइगोट। एक ऑर्गेनिज्म का स्टार्ट मैंने बताया है ज़ाइगोट से होता है। ज़ाइगोट एक सेल है जो क्या है, कैसे खुद बना हुआ है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स एंड स्पर्म। एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन से ये सेल एक सेल बना है, दैट इज ज़ाइगोट। और ये सेल, इस एक ज़ाइगोट ने, एक सेल ने, ये एक सेल है जिसने डेवलप होना है एक मल्टी सेलुलर बॉडी में, जिसके अंदर ऑर्गन्स, सिस्टम्स, सब कुछ डेवलप हुआ होगा। ठीक है बेटे, ये मल्टी सेलुलर बॉडी सेवरल टाइम माइटोसिस करके इसने ये सारी स्ट्रक्चर्स बनाई हैं। और इसकी खूबी क्या है कि इस एक सेल में जितने भी क्रोमोसोम्स की तादाद होगी उतनी ही इस पूरी बॉडी के अंदर, बेबी की बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स, मिलियन ट्रिलियन सेल्स डेवलप हो जाएंगे, उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद एक जैसी ही रहेगी। ठीक है, सो माइटोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। चाहे एक प्लांट है, एक बेबी प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं, डेवलपमेंट देख सकते हैं कि वो एक मुकम्मल दरख्त बनने में कौन सा प्रोसेस है जो उसको एक ट्री बनाता है। हमने ये तो देख लिया कि जी प्लांट्स के अंदर ग्रोथ टिश्यूज़ जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, वो डिवाइड होते हैं। बेसिकली वो सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं या जो भी सेल्स हैं बच्चों, वो डिवाइड होते माइटोसिस के ज़रिए से हैं। ठीक है, इसी तरह ये ज़ाइगोट जो एक सेल है, ये भी माइटोसिस के ज़रिए से अनलिमिटेड टाइम्स माइटोसिस करेगा और एक मल्टी सेलुलर बॉडी यानी बेबी की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी इस एक सेल से। ठीक है, और दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस कि एक सेल से एक मुकम्मल इंडिविजुअल बन जाता है। फिर वो बेबी आहिस्ता आहिस्ता आप देखें ग्रो करता है, छोटा होता है, फिर बड़ा होता चला जाता है, चलने लग जाता है, फिर एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में आ जाता है। दिस इज़ ओनली done through the process of mitosis. So mitosis is very important for the growth and development of the organisms. ठीक है बेटे, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट हमने देखा मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के माइटोसिस के ज़रिए से बनने वाले ऑर्गेनिजम्स, डेवलप होने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद और उनकी कंपोजिशन एक जैसी होती है। फिर हमने कहा कि माइटोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद
जो तीसरा पॉइंट हमारी गिवन है दैट इज सेल रिप्लेसमेंट। सेल रिप्लेसमेंट, सेल रिप्लेसमेंट कहाँ पे होती है और इसका मतलब क्या है? हमारी बॉडी के अंदर बच्चों बहुत सारे सेल्स टाइम बाय टाइम ख़त्म हो जाते हैं और उनकी जगह पे नए सेल्स बनते रहते हैं। वो जो सेल्स ख़त्म होने जा रहे होते हैं वो कुछ तो ऐसे हैं कि खुद ख़त्म होने से पहले डिवाइड हो जाते हैं, या दूसरा कोई और सोर्स होता है जो उनकी जगह पे नए सेल्स को बनाकर उनको रिप्लेस कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। रिप्लेसमेंट होता है एक की जगह पे दूसरा आ जाना, ठीक है। आपको पता है हमारे रेड ब्लड सेल्स की एज कितनी होती है? रेड ब्लड सेल्स जो कि पाए जाते हैं, एग्जाम्पल है ये, फर्स्ट एग्जाम्पल है रेड ब्लड सेल्स। बच्चों रेड ब्लड सेल्स की एज तकरीबन 120 डेज होती है, 120 डेज या 4 मंथ्स इनकी एज होती है। इसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं और इनकी जगह पर नए सेल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। आपको अंदाज़ा ही नहीं है, जब हम जिंदा हैं लेकिन हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स ख़त्म हो जाते हैं और उनकी जगह पे नए सेल्स भी बन रहे होते हैं, जबकि हमारी बॉडी में कोई ऐसी डिस्टर्बेंस शो नहीं हो रही होती है, ठीक है ना। और हम ऐसे ही प्रिटेंड कर रहे होते हैं जैसे हम नॉर्मल बॉडी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बॉडी के अंदर बहुत सारे। तो रेड ब्लड सेल्स हर 120 डेज़ के बाद रिप्लेस होते हैं बाय न्यू सेल्स। उनकी जगह पे नए सेल्स बनाए जाते हैं। हमारा लिवर और बोन मैरो रेड ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है और ये सेल्स भी माइटोसिस के ज़रिए से ही बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हम माइटोसिस की इम्पॉर्टेंस डिस्कस कर रहे हैं और पॉइंट है हमारा कि सेल रिप्लेसमेंट, बॉडी के अंदर बहुत सारे नए सेल्स पुराने सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स जिनकी एज सिर्फ 120 डेज़ है, उनकी जगह पे नए सेल्स बनते हैं किस प्रोसेस के ज़रिए से? माइटोसिस के ज़रिए से। और दूसरी एग्जांपल यहाँ पे हमारी बुक में उन्होंने दी है स्किन सेल्स की। स्किन सेल्स, कभी आपने गौर किया हो स्किन के ऊपर से कुछ डेड फॉर्म में सेल्स उतरते रहते हैं, स्लो ऑफ होते रहते हैं, झड़ते रहते हैं, या समटाइम तो महसूस होते हैं हमारी स्किन के ऊपर से कुछ कवर सा उतर रहा है, हल्का सा सख्त सा डेड सेल्स की फॉर्म में उतरते हैं और उनके उतरने से पहले नीचे हमारी स्किन जो है एक फ्रेश फॉर्म में पाई जा रही होती है। दैट इज़ कि स्किन जो है, स्किन सेल्स पुराने सेल्स ख़त्म हो जाते हैं और ख़त्म होने से पहले ही हमारे नए सेल्स उसके नीचे, उस तह के नीचे बन चुके होते हैं। उसकी जगह पर फिर वो नए सेल्स आ जाते हैं और उनको रिप्लेस कर देते हैं पुराने सेल्स को, वो वहाँ से उतरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। स्किन सेल्स हैं। इसी तरह ये तो आप ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं। थर्ड वन जो एग्जांपल दी जा रही है एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी बहुत सारे सेल्स उतर जाती हैं, स्लॉट ऑफ हो जाते हैं। स्लॉट ऑफ का मतलब है एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। मैनी सेल्स स्लॉट ऑफ, SLOUGHED, स्लॉट ऑफ का मतलब होता है कि वहाँ से ख़त्म हो गए, उनका फंक्शन ख़त्म हो गया है, उतर गए हैं और उनकी जगह पे नए सेल्स आ गए हैं, ठीक है। लेकिन ये उतरने से पहले नए सेल्स बना के फिर वहाँ से ख़त्म होंगे। एलिमेंट्री कैनाल में जैसे हमारे फेरिंग्स के अंदर एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं बच्चों, और ये पूरे सिस्टम में जहाँ कहीं पे इंटरनल वॉल्स में जहाँ से सेल्स पुराने हो जाते हैं वो सेल्स ढेर सारे डिवाइड होते हैं, पहले नए सेल्स बनाते हैं और जो ओल्ड होते हैं वो वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। मैनी सेल्स स्लॉट ऑफ उतर जाते हैं और उसकी जगह पे नए सेल्स उनको रिप्लेस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। यहाँ पे सेल रिप्लेसमेंट में 3 एग्जांपल्स डिस्कस हुई हैं, रेड ब्लड सेल्स की, स्किन सेल्स की और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बहुत सारे सेल्स उतर जाते हैं और नए सेल्स, न्यू सेल्स आर replaced by these old cells by the process of mitosis।
बच्चों ये पॉइंट आपने MCQ के लिए भी मार्क करना है। रेड ब्लड सेल्स की एज बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, आप आगे पढ़ेंगे। 4 मंथ्स 120 डेज़ है, अगर ऑप्शन 4 मंथ्स की हो तो 4 मंथ को आप मार्क करोगे, 120 डेज़ की है तो 120 डेज़ को मार्क करोगे, ठीक है। तो ये एज ऑफ रेड ब्लड सेल्स पूछी जाती है। रेड ब्लड सेल्स हैव ओनली द लाइफ पीरियड ऑफ 120 डेज़ और 4 मंथ्स, और उनकी जगह पे नए सेल्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। उसके बाद है जी रीजनरेशन, ये हमारा 4th पॉइंट हो जाएगा रीजनरेशन का। रीजनरेशन, रीजनरेट होना यानी कुछ बॉडी के पार्ट्स का दोबारा बन जाना। ये ह्यूमन बींग्स में ये एबिलिटी नहीं होती है क्या कि फिंगर कट जाए तो दोबारा बन सकती, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मोस्टली देखा गया है ज़्यादातर इनवर्टेब्रेट्स एनिमल्स में, इनवर्टेब्रेट के ग्रुप में देखा गया कि उनके कुछ बॉडी पार्ट्स जो वेस्ट हो जाते थे, लॉस्ट हो जाते थे, तो वो एनिमल्स, these animals have the ability to regenerate, to remake, दोबारा तैयार कर सकते हैं उन बॉडी पार्ट्स को जो किसी भी मिसहैप के नतीजे में ख़त्म हो जाते हैं। आपने एक बड़ी ही आम ऑब्जर्वेशन की होगी कि लिजर्ड्स जो होती हैं, वैसे लिजर्ड तो वर्टेब्रेट एनिमल के ग्रुप में है, कि अक्सर उसकी टेल जो होती है वो कट जाती है और थोड़े टाइम पीरियड के बाद वो डेवलप हो जाती है। दैट इज़ रीजनरेशन। रीजनरेशन प्रोसेस इज ऑल्सो अकर बाय माइटोसिस। बच्चों रीजनरेशन क्या है? कोई भी बॉडी पार्ट्स जो लॉस हो गए हैं, जो वेस्ट हो गए हैं, उनको उनकी जगह पे दोबारा उन बॉडी पार्ट्स का बनाना। हर एनिमल ये एबिलिटी नहीं रखता है। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में, वर्टेब्रेट्स में चंद एक में पाई जाती है, सिंपल जो मैमल्स, सिंपल वर्टेब्रेट्स जो हैं, वरना हाईली कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में ये एबिलिटी नहीं पाई जाती है। ह्यूमन बींग्स में कहते हैं कि लिवर के अंदर एबिलिटी होती है रीजनरेट करने की। लिवर सेल्स हैव द एबिलिटी टू रीजनरेट, ठीक है। तो हमारी बुक में जो एग्जांपल दी जा रही है स्टारफिश की दी जा रही है। स्टारफिश जो समंदरों में पाई जाती है, और स्टारफिश का कोई एक आर्म जो है अगर कट जाए तो क्या होता है? अगर इसका एक बाजू, एक लिम्ब कट जाए तो बच्चों, लेट्स सपोज कि ये वाला आर्म इसका कट गया है, तो इट हैज़ द एबिलिटी टू रीजनरेट इट्स लॉस्ट आर्म बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ये दोबारा से अपने इस पार्ट को, इस आर्म को या लिम्ब को दोबारा से बना लेगा। इवन कि ये भी देखा गया कि बहुत सारी स्टारफिश में एक से ज़्यादा लिम्ब्स अगर उनके काट दिए जाएं तो वो भी उनको भी दोबारा बनाने की एबिलिटी रखती हैं। स्टारफिश की एग्जांपल डिस्कस हुई है बच्चों, और कुछ और एग्जांपल्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जैसे मैंने लिजर्ड की बताई है, और ह्यूमन बींग्स में लिवर के अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारे फ्लैट वर्म्स हैं, फ्लैट वर्म्स के अंदर भी वो जितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू रीजनरेट देयर लॉस्ट पार्ट्स लाइक प्लेनेरिया, ठीक है। जितने भी बॉडी पार्ट्स उनके लॉस्ट हुए होंगे उनको वो दोबारा रीजनरेट कर लेते हैं। स्टारफिश हैव द एबिलिटी, ये एबिलिटी रखती है टू रीजनरेट, रीजनरेट दोबारा बना ले, दोबारा तैयार कर ले, रीजनरेट इट्स लॉस्ट आर्म बाय माइटोसिस, ठीक है बेटे। माइटोसिस के प्रोसेस से वहाँ पर जितने भी बॉडी पार्ट जो वेस्ट हुए होंगे उनके अंदर जहाँ जो ऑलरेडी मौजूद होंगे वो कुछ ख़ास तरीके से माइटोसिस करेंगे वो सेल्स, और इतने ज़्यादा बन जाएंगे कि उसका लॉस्ट आर्म जो है वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाएगा, ठीक है बेटे। दैट इज़ रीजनरेशन। लास्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंस का, दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
बच्चों आप लोगों ने अपनी अर्ली क्लासेस में पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन की दो बड़ी टाइप्स होती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Asexual reproduction is the simplest method of reproduction in which a single parent can reproduce new individuals which are 100% identical to their parent. जितने भी इंडिविजुअल इस प्रोसेस में रिप्रोड्यूस होके बनेंगे दे विल बी आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. क्यों आइडेंटिकल होंगे, क्यों सिमिलर होंगे? क्योंकि वो सारे के सारे रिप्रोड्यूस हुए होंगे ओनली बाय द मेथड ऑफ माइटोसिस. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब भी सेल्स डिवाइड होते हैं दे रिप्रोड्यूस बाय माइटोसिस. इसलिए सारे के सारे ऑफस्प्रिंग कहते हैं औलाद को, नेक्स्ट जनरेशन को. ऑल द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी 100% आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. क्यों? बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो बड़ा सोर्स है या जो जिसके ज़रिए से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है दैट इज़ माइटोसिस. माइटोसिस के ज़रिए से ये रिप्रोडक्शन के अंदर सेल्स बनते हैं. इसलिए क्रोमोसोम्स की तादाद सेम होगी, सेल एक जैसे होंगे, इसलिए उनके अंदर वेरिएशंस भी नहीं आएंगी. बच्चों वैसे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्दर और बहुत सारी टाइप्स हैं. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत सारी टाइप्स हैं और वो कह रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से प्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिजम्स 100% आइडेंटिकल होते हैं. उनके एक जैसे होने, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग होने की वजह क्या है? क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं माइटोसिस के ज़रिए से. ठीक है, उनके अंदर कोई वेरिएशंस नहीं आती हैं. क्यों वेरिएशंस नहीं आती हैं? माइटोसिस है. और माइटोसिस की डेफिनेशन स्टार्ट में ही हमने रिकॉल कर ली थी कि एक पेरेंट सेल जब भी डिवाइड होगा दो डॉटर सेल्स बनाएगा और वो अपने अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद डॉटर सेल्स में उतनी ही होगी जितनी के पेरेंट सेल्स में है. इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्रोड्यूस होने वाले ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल होंगे. यहाँ पे दो एग्जांपल्स डिस्कस की हैं उन्होंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. वैसे तो डिफरेंट टाइप्स हैं. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले ये बता दूँ, बाय दिस मेथड ऑफस्प्रिंग कहते हैं औलाद को, अगली नस्ल को. ऑफस्प्रिंग इज आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. इस मेथड के ज़रिए से पैदा होने वाली औलाद जो होती है ऑफस्प्रिंग 100% अपने पेरेंट्स जैसी होती है बिकॉज mitosis is the source of asexual reproduction. ठीक है बच्चों जी. यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड जिनके अंदर माइटोसिस फ्रीक्वेंट शो होती है वो है, फर्स्ट वन मेथड है बच्चों दैट इज बडिंग. बडिंग क्या है, कैसे होती है और इसमें माइटोसिस कैसे होती है, इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ बताते हैं. हाइड्रा एक सिंपल इनवर्टेब्रेट एनिमल है बच्चों. ये बहुत ही सिंपल सी एनिमल है, इनवर्टेब्रेट और 3 लेयर्ड है और इसके हेड रीजन के अंदर कुछ खास स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं. यहाँ पे बुक में उन्होंने हाईलाइट तो नहीं की है लेकिन मैं बताऊंगी आपको. दीज आर द टेंटिकल्स और ये टेंटिकल्स के ज़रिए से ही अपने शिकार को पकड़ता है, ग्रिप करता है और फिर उनको खाता है. ठीक है, दीज आर द टेंटिकल्स, दिस इज द हाइड्रा. अब हाइड्रा जो है बडिंग के ज़रिए से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है बडिंग. उसके ज़रिए से ये हाइड्रा नए ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करता है, अपनी ऑफस्प्रिंग को पैदा करता है. बडिंग क्या है? एक इस पूरी बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ बन गई है, आउटग्रोथ, जिसको हम इस आउटग्रोथ को नाम देंगे बड का. ठीक है, और ये आउटग्रोथ क्या है, ये बड क्या है?
आउटग्रोथ या फिर बड। ये आउटग्रोथ एक मैस ऑफ सेल्स है। क्या है? मैस ऑफ सेल है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ये बड या आउटग्रोथ जो बनी है यहाँ पर, ये कैसे बनी है? ये बनी है बाय माइटोसिस, इसलिए ये बिल्कुल 100% आइडेंटिकल होगा। ये जो भी डेवलप होगा यहाँ पे, जो चीज़ भी, जो स्ट्रक्चर भी बनेगी, वो बिल्कुल पेरेंट बॉडी जैसी ही होगी। अब यहाँ पे देखिएगा, दूसरी स्टेज भी मैं यहीं पे दिखा रही हूँ इसकी। ये जब डेवलप होगा तो आहिस्ता आहिस्ता इस फॉर्म में आ जाएगा, बट जब ग्रो करेगा तो इस फॉर्म में एक बेबी हाइड्रा डेवलप होना शुरू हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, और ये सेपरेट हो जाएगा और फिर ये एक नया इंडिविजुअल इस तरह से जल्द ही डेवलप हो जाएगा, कंटेनिंग टेंटिकल्स, और उसी तरह से 100% आइडेंटिकल होगा जिस तरह के इसका पेरेंट बॉडी थी, इसी तरह से ये ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। दिस इज द बडिंग इन हाइड्रा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 एग्जाम्पल्स बता रहे हैं वो। पहली एग्जाम्पल मैंने आपको बडिंग बता दी है, ठीक है। बडिंग क्या है? बडिंग में असल में हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। ये भी लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा कि हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द मेथड ऑफ बडिंग। ये भी एमसीक्यूज में आता है, ठीक है। बडिंग क्या है? एक बड जो है एक आउट ग्रोथ होती है बॉडी से बाहर की तरफ, जो कि माइटोसिस के ज़रिए से एक मैस ऑफ सेल ग्रो किए हुए है, और ये मैस ऑफ सेल माइटोसिस के ज़रिए से बनता है। जब ये ग्रो करता है इन दिस वे, आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो करेगा और फिर अपनी पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगा और एक इंडिविजुअल बन जाएगा। दिस इज़ द बडिंग इन हाइड्रा। इसके बाद बेटे सेकेंड मेथड है, दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये भी हमारी यहाँ पे बुक में डिस्कस किया है उन्होंने। बडिंग के बाद सेकेंड एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की डेफिनेशन क्या है? रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स थ्रू इट्स वेजिटेटिव पार्ट्स। हमने सिंपली ये देखा है कि वेजिटेटिव पार्ट्स, हम सिंपल जो देखते हैं कि एक बीज लगाते हैं और एक प्लांट ग्रो कर जाता है, लेकिन आपके सराउंडिंग में बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी भी होंगी, जैसे रोज़ प्लांट की अगर आप एक स्टेम लगा देते हो तो आपको उसमें से एक नया प्लांट ग्रो करता हुआ नज़र आता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप एक अनियन को मिट्टी के अंदर रखते हो, प्याज को, तो उसमें से भी एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन? दिस इज़ द रिप्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट थ्रू इट्स वेजिटेटिव पार्ट्स। This is also the asexual reproduction method. Vegetative propagation क्या है? Asexual reproduction है, जिसके अंदर vegetative parts are responsible, root, stem या leaves अगर हम मिट्टी के अंदर रखते हैं तो उनमें से एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। लाइक आपने आपके सराउंडिंग में बहुत सारी एप्लीकेशंस है। आप एक जिंजर लेके उसको मिट्टी के अंदर रखें, एक अदरक के टुकड़े को जिसके अंदर बर्ड्स हों, तो उसमें से नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। एक पोटैटो लें, पोटैटो इज़ ऑल्सो द स्टेम, जिसको आप लेंगे, उसको मिट्टी के अंदर ग्रो करेंगे, पानी वगैरह देंगे, मॉइस्चर देंगे, तो उसमें से भी जल्दी एक प्लांट ग्रो कर जाता है। दिस इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट by vegetative parts. Vegetative parts, root, stem, leaf, हमें पता है root, stem and leaf। ठीक है बेटे, ये थी आज हमारे सिग्निफिकेंस जो प्रीवियस सालों में एग्ज़ाम्स में एज अ बोर्ड में एग्ज़ाम्स में बोर्ड के क्वेश्चन में ये लॉन्ग भी पूछा जा चुका है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। हमारी बुक में पहली हेडिंग को उन्होंने बगैर हेडिंग के ही डिस्कस किया हुआ है। मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेल रिप्लेसमेंट, रीजनरेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
बच्चों ये हेडिंग्स एज अ शॉर्ट भी एग्जाम्स में सेवरल टाइम पूछी जा चुकी हैं. व्हाट डू यू मीन बाय सेल रिप्लेसमेंट या व्हाट इज रीजेनरेशन. ठीक है, व्हाट इज बडिंग. तो बडिंग के लिए आप रेलिवेंट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पॉइंट मार्क हुआ होगा, पॉइंट मार्क हुआ है कि हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बडिंग. इन दिस मेथड a mass of cell is produced which is named as bud, and bud grow into an individual by the process of mitosis. इसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन उन्होंने बताई है, दिस इज ऑल्सो द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसके अंदर भी माइटोसिस ही होती है. वेजिटेटिव पार्ट्स एक नया प्लांट बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस. ऑल दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. बच्चों आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से याद करना है आज का लेसन. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.